दोस्तों, उत्तराखंड हाईकोर्ट से आज एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों की जीत का बहुत बड़ा समाचार आया है। बहुत बिंदास जीत हुई है और माइल ऑफ स्टोन पटना हाईकोर्ट के बाद एक बहुत ही स्ट्रांग जजमेंट कल दोपहर तक आप लोगों के बीच में होगा और आपके नंदन बोहरा से बात कराएंगे। लेकिन आज जो है कोर्ट रूम में क्या हुआ था और किस प्रकार से जीत मिली और विपक्षी किस प्रकार से पराजित हुए और सरकार के पास बोलने के लिए कोई जवाब नहीं रहा, तो सारी बातें जो है इस वीडियो में है। वीडियो को जरा भी स्किप ना करें क्योंकि सारी बात कोर्ट रूम की इसमें है और इससे पता लगेगा कि एनआईवीएस डीएलएड अपने आप में एक जजमेंट है और एक स्ट्रांग है क्योंकि एनसीटी ने इसको लिखा है। सारा कोर्ट रूम में क्या हाल हुआ, जज ने क्या क्या प्रश्न पूछे, आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि ऐसे भी जवाब हो सकते हैं। सरकार से बोलते नहीं बना है और विपक्ष को बहुत जबरदस्त असफलता मिली है और एनआईवीएस डीएलएड की बंपर जीत हुई है। आइए सुनते हैं वीडियो में और जानते हैं वहां पर कोर्ट रूम में क्या हुआ था। क्या सूचना है उत्तराखंड की? उत्तराखंड की सूचना यही है कि हम लोग जो है सिंगल बेंच में केस जीत चुके हैं। हाँ, और बहुत बेहतरीन जो है डिसीजन रहा है जज साहब का। क्या कहा है जजमेंट में? एक तरफा डिसीजन रहा है। हाँ इनके पास कोई भी ऐसा तथ्य नहीं था। मैं कल की हियरिंग में उपस्थित था। हाँ और इनके सरकारी वकील के पास और जो इंटरवेंशन करना चाहते थे डीएलएड के वकील बीएड के, हाँ उनके पास भी कोई तथ्य नहीं था। हाँ और एनसीटी के वकील से ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि ये कोर्स वैलिड है अथवा नहीं। हाँ तो उन्होंने तुरंत यही कहा, हाँ नो डाउट वैलिड है, हाँ लेकिन 18 माह का है। हाँ तो जज साहब ने ये कहा कि हमने आपसे ये पूछा ही नहीं था, हमने आपसे ये नहीं पूछा कि कितने माह का है। 18 माह का है हम भी मानते हैं, लेकिन वैलिड है कि नहीं। हाँ और दूसरी बात, सरकारी वकील से ये पूछा कि सेवा नियमावली हाँ में आपने इसे शामिल क्यों नहीं किया। और हाँ। दूसरी और ये पूछा कि अभी तक आपका क्या स्टैंड है, हाँ। आपने इन्हें क्यों बाहर किया है हाँ इसी प्रक्रिया से। हाँ तो वो बोले कि क्योंकि ये 2012 की सेवा नियमावली में है, हाँ इसीलिए इनको हमने बाहर किया। हाँ तो जज साहब ने बोला और कोई बात है आपके पास कहने के लिए? हाँ नहीं आपका क्या पॉइंट है, हाँ आप क्या कहना चाहते हो आपको? कि सर हमारे पास यही पॉइंट है। तो उन्होंने बोला जज साहब ने कि आपने दिसंबर 2018 में सेवा नियमावली बदली थी, हाँ फिर आपने क्यों नहीं बदली? हाँ जब एनसीटी ने रिकॉग्नाइज कर दिया, हाँ फिर आपने संशोधन क्यों नहीं किया? हाँ और वर्तमान स्थिति में भी हम लोग जो हैं हाँ वो सेवा नियमावली के अनुसार भी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हैं, हाँ क्योंकि उसमें क्लॉज है, ऑलरेडी मेंशन है कि एनसीटी द्वारा जो भी अधिसूचनाएं आएंगी हाँ या गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार वो स्वतः लागू हो जाएंगी। वो हमारी टेट की गाइडलाइन के भी विवरण पुस्तिका में मिल जाएगा और सेवा नियमावली में भी ये लाइन लिखी मिल जाएगी। हाँ। उसके उपरांत तो उन्होंने कहा, उसके बाद जज साहब ने सरकारी वकील को बिठा दिया और कहा कि आपके पास कोई भी रीजन नहीं है हाँ और आपके हम रिस्पॉन्स को निल मानते हैं। हाँ और दूसरी बात, फिर इन्होंने बीएड वाले वकील साहब गए थे, हाँ इन्होंने कुछ इंटरवेंशन करने का प्रयास किया, उनको भी सुना और उनसे ये कहा कि आपका क्या तथ्य है। तो ये बोले, कल की हियरिंग में ये बोले थे कि हाँ सर हमारा तो स्टैंडर्ड ही अलग है। उनके बोल ये थे, हाँ हमने एंट्रेंस पास करके डीएलएड किया है हाँ और हम लोग जो हैं वो 50 सीट्स होती हैं और उन 50 सीट्स में हम लोग compete करके आते हैं, हाँ इसलिए हमारा तो लेवल ही अलग है। हाँ हाँ तो जज साहब ने बोला कि ये आप बात मत करिए कि कौन एंट्रेंस पास करके आता है कौन नहीं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं और ऐसे पद हैं जहाँ लोग बिना एंट्रेंस पास किए पहुंचे हैं। हाँ अभी अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये जो अभी आईएएस बने वॉलंटियर, आईएएस वॉलंटरी रूप से, हाँ उसमें भी ये जज साहब ने कहा कि आप ये मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, हाँ अब आप ये बताओ कि आप महान कैसे हो हाँ और ये नीचे कैसे हैं। हाँ सर इन्होंने जो है हम लोग सुपीरियर हैं क्योंकि हम एंट्रेंस करके आए हैं, हमने प्रॉपर रेगुलर क्लास ली है,
तो ये बोले कि अब आप मुझे ये बताओ कि आपने रेगुलर, आप इनसे सुपीरियर, आपका स्टैंडर्ड हाई है, तो आप लोग अब तक बैठे क्यों, आपने पढ़ाया क्यों नहीं प्राइवेट स्कूलों में जाके। और दूसरी बात, क्या प्राइवेट स्कूल में आप खराब शिक्षा देना चाहते हो? सरकार की जिम्मेदारी क्या प्राइवेट स्कूलों में शिक्षण कार्य करा सही जो हो वो नहीं है? तो इनको फिर कहा कि, और यहाँ तक बोल दिया, श्रीमान लॉयर आपने कहाँ से संविधान पढ़ा है? मिस्टर लॉयर आपने कौन सा संविधान पढ़ा है? इनके वकील को। और उसके बाद आज सुनवाई हुई, तो आज जो सुनवाई हुई वो सुबह की, मैंने सुबह सुनवाई की, मतलब लगभग हम 15वें नंबर पे थे हमारा केस। और सुबह सुनवाई हुई, सुबह सुनवाई होने के बाद फिर जो साहब ने, जो वकील है ये बीएड का जो पक्ष रख रहे थे, इनकी फाइल को हटा दिया। फिर इनकी बात को थोड़ा सुना और ये कहा कि आपका क्या मतलब बनता है यहाँ आने का। और दूसरी बात, फिर पूरी बात सुनी सुबह लगभग लंच टाइम के आसपास। उसके बाद तुरंत ही 2 बजे के बाद सुनवाई, लंच टाइम के बाद सुनवाई करनी थी। अच्छा। और आज ही फैसला दूंगा ऐसा बोला उन्होंने। लंच के बाद फिर हमारे केस की सुनवाई हुई और फिर आज डिसीजन दे दिया। और डिसीजन हमें फेवर में आया है। और हमें ये बोला गया है, जहाँ तक अभी कल तक हमें कॉपी मिल पाएगी डिसीजन की। ऑर्डर कॉपी कल तक मिल पाएगी। हाँ, अभी तक जो सूचना है वो तो ये है कि हमें ये कहा गया है कि 3 दिन के अंदर, 3 दिन से 7 दिन के अंदर ऐसी कोई समय सीमा बताई गई है कि गवर्नमेंट ऑर्डर पास करे, शासनादेश लाए, और ये 100% वैलिड। अच्छा। बीएड वालों की क्या रणनीति है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। उनका एक लीक हुआ है मैसेज, तो क्या गंदी क्या तो सोच। अब सचिवालय की क्या रिपोर्ट है, क्या गए हमारे कभी समझ में आ रही है वहाँ पे? सचिवालय में ऐसा है सर, क्या सचिवालय को कोर्ट का आदेश मानना ही पड़ेगा। मानना ही पड़ेगा। तो कोर्ट का भी आ गया। अगर ये आदेश, आपका आदेश पहले था, आपने नियम के तहत काम किया था और फिर आपने दबाव में उसको बदल दिया। अब आप ये साबित भी हो गया है कि नियम के तहत हम भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। तो अब आप इसमें व्यवधान डालेंगे तो हमारे पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑप्शन खुला है। हमारे अधिवक्ता का कोई जवाब नहीं है। वो ऐसे अधिवक्ता कमी देखने को मिलते हैं, बहुत सीनियर हैं, आदरणीय हैं, और सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे फिर हम उनके जरिए। आपके माननीय अधिवक्ता कौन थे? हमारे माननीय अधिवक्ता सीडी बहुगुणा जी थे। सीडी बहुगुणा जी? हाँ, ये सीडी बहुगुणा जी ने आर्ग्यू किया है। और जो हमारे पिटिशनर काउंसिल थे वो राजेंद्र नेगी जी थे। अच्छा। और सीडी बहुगुणा जी को 38 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और माननीय जज साहब? माननीय जज साहब ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र मैथानी जी। अच्छा। उन्होंने ये डिसीजन दिया। तो मैं आपको वो शायद शेयर कर चुका हूँ, जो केस स्टेटस जो होता है ना कोर्ट पे। नहीं, अभी नहीं शेयर किया, इस पे करिएगा। नहीं किया है। कर दिया है मैंने आपको व्हाट्सएप। अच्छा, ठीक है। तो अभी केस को किस रूप में देख रहे हैं आपके? मतलब अब तो कोई डबल बेंच का मामला तो नहीं समझ में आता, तो नहीं लगता मुझे। देखिए, हमारे पास ऐसा डबल बेंच का मैटर हमें नहीं समझ। डबल बेंच में ये एक अधिकार है, जा सकते हैं, लेकिन दूसरी बात ये कि आधार नहीं बन रहा है जी। आधार नहीं बन रहा जाने का। आधार कुछ नहीं बनता है। आधार क्यों किस तरह से आधार? कोई आधार ही नहीं है इनके पास डबल बेंच में जाने का। क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का भी कोई भी जजमेंट उठा के देखिए, एनसीटी की साइट पे जजमेंट सेक्शन में जाके देखिए, सबसे पहले डिसीजन है एक मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को पलटते हुए जो डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन में साफ कहा है कि एनसीटी और सेंटर के पास ये अप्रोच है, ये पावर है कि वो कोई भी क्वालिफिकेशन निर्धारित करे। बिल्कुल।
प्राइमरी में टीचिंग की, चाहे टीचिंग क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी निर्धारित करने की फाइनल पावर जो है वो एनसीटी के पास है। हाँ और आप खाली इसमें स्टेट का इतना ही रोल है हाँ कि वो आरक्षण के अनुरूप हाँ अलग अलग SC ST OBC में हाँ कमजोर वर्गों को 5% हाँ आरक्षण तक दे सकती है, हाँ रिलैक्सेशन दे सकता है हाँ कुछ मामलों में। आप निर्धारण नहीं कर सकते, न तो ट्रेनिंग करा सकते हैं किसी भी को, आप किसी भी कोर्स का या ट्रेनिंग कोर्स का निर्धारण नहीं कर सकते एलिजिबिलिटी का। इसीलिए उस जजमेंट में साफ साफ लिखा है। दूसरी बात, उस जजमेंट में ये भी लिखा है कि आर्टिकल 14 के तहत आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। फिर उसकी बात ये भी लिखा है कि आर्टिकल 15 के 16(1) में आप लोग जो है तुरंत उनको अवसर की समानता देंगे 16(1) के अनुसार। और ये लिखा है आर्टिकल 15 में जो ये बोल रहे हैं ना कि बीएड और उसको ब्रिज कोर्स को समान करो, डीएलएड और ब्रिज कोर्स को, और हमको भी मौका दो, मतलब उनकी ये ऐसी सोच है। तो इसमें भी साफ लिखा है कि आर्टिकल 15 के तहत जो है संविधान जन्म, आयु और धर्म के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। लेकिन जो इसमें एक और ऑर्डर आया था जिसमें कि ब्रिज कोर्स को अलाउ किया गया था इसी के लिए है, उसमें ये एनसीटी की गाइडलाइन है सर, साफ साफ कि अगर राज्य चाहे तो वो इनको कंसीडर कर सकता है भर्ती प्रक्रिया में प्राइमरी की, और इसके तहत वो अपने कुछ रूल बना सकता है। तो राज्य ने रूल बना रखा है कि आप जब डीएलएड से सीट बच जाएगी 2600 वैकेंसी में से लगभग डीएलएड से इनके पास 1000 से ऊपर सीटें आ रही है, 1200 कम से कम, आप उन सीट में कंसीडर होंगे। लेकिन अब क्या करें, लालच बुरी बला है। वही परिणाम इनको दिख गया, अब आगे भी देख रहे हैं। अगर ये आगे भी जाएंगे तो बेसलेस हैं, बेसलेस हैं, हारेंगे। आप सीनियर एडवोकेट को अपना पैसा देना चाहते हैं, दीजिए, आपकी इच्छा है। जूनियर को आपने दे दिया, सीनियर को दे दो, लेकिन पैसे से आप नहीं जीत पाओगे ना। नहीं, पैसे से नहीं, बेस से जीतेंगे। अगर बेस नहीं मिल रहा है किससे जीतेंगे भाई? हमारे पास हम जानते हैं, हम 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार कमाने वाले लोग। बिल्कुल। और हमारे पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन सब था, जीते, आगे भी जीतेंगे, बिल्कुल आगे जीतेंगे। आपने जो बहुमूल्य जानकारी दी, एनआईओएस से डीएलएड वाले काफी चिंतित हैं और खासकर यूपी वाले बहुत चिंतित हैं। यूपी वालों को मेरी तरफ से तो आप ये बता दीजिए, या हमारे संगठन की तरफ से ये बता दीजिए सर, कि 100% आप लोग लीगल हैं जी, आप लोग वैलिड हैं। और उत्तराखंड हाईकोर्ट कभी भी, उत्तराखंड हाईकोर्ट का आप देखना जजमेंट ऐसा आता है कि उसे सुप्रीम कोर्ट बमुश्किल ही पलटता है। बहुत ही तार्किक ढंग से विश्लेषण करके यहाँ के ऑनरेबल जजेस जो भी फैसला देते हैं बड़ा सटीक देते हैं। इसीलिए आप ये मान के चलिए कि ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा और आप लोग 101% वैलिड है। हमने एक नहीं 6 सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग वहाँ हमारे माननीय अधिवक्ता द्वारा दिखाई गई थी। मैं केस में उपस्थित था और ऐसी स्थिति थी कि सरकारी वकील के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, कोई जवाब नहीं मिलेगा, कोई जवाब। बताओ, आप कोर्ट में खड़े हो और कोर्ट में खड़े हो, आप एक सीनियर एडवोकेट हो और आप ये कह रहे हो हमारा तो स्टैंडर्ड ही अलग है, हम तो एंट्रेंस दे के आए हैं। नहीं, वो ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। आप रूल दो, आप कहीं चाय की दुकान पर थोड़ी बैठे हो। आपको हमारा तो स्वैग बहुत बने, हमारा तो स्वैग ही अलग है, हम तो सरकारी भी अलग। ये थोड़ी होता है भाई, आप तथ्य दो ना। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लोग परेशान थे तो मैंने कहा कि आपसे बात कर लें। आप वीडियो भी बना लीजिए, जितनी मेरी बात आपको समझ में आई है उसके हिसाब से आप बता दीजिए, और कल तक ऑर्डर की कॉपी आएगी, आप लोगों तक पहुंची जाएगी। और मैंने सोमनाथ अग्रवाल जी से बात हुई थी सर मेरी, मैंने उनको सूचित कर दिया है, देव भाई है कान फतेहपुर के, उनसे बात हुई थी, उनको मैंने तुरंत बता दिया था इस बात को।
और मैंने आपको भी अभी शेयर कर दी केस स्टेटस, और आप पूरी बात दिखा दीजिए। अभी बोरा जी से भी अगर आपकी बात हो तो आप उनका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू कर लीजिए, हमें भी बड़ी खुशी होगी उनके मुंह से जानकारी सुनते हुए। कैसे भी हो, बस हमारी ये जीत का श्रेय तो मैं ये कहूंगा कि भाई संगठन को तो जाता ही है, लेकिन बोरा जी को भी जाता है। बिल्कुल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर धन्यवाद।